पयसो गावः सुखिनः सर्वजन्तवः सर्वकामक्रियायुक्तो युवाब्दे युवती जनः। इनका जन्म, जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, युवा संवत्सर में हुआ है। और ग्रंथ ये कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म युवा संवत्सर में होता है वो नियम कानून से अच्छे तरीके से जीवन को जीने वाला होता है। और उससे भी अच्छी बात ये होती है कि वहाँ जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर में जन्मे जो लोग होते हैं वो बड़े ही खुशहाल जीवन जीने वाले होते हैं। और एक प्रभाव और भी होता है जो बड़ा अच्छा है कि उस वर्ष फसलों का उत्पादन बड़ा अच्छा होता है। मतलब किसी भी तरीके से समाज का कोई भी वर्ग बुरे तरीके से प्रभावित नहीं होता है। ये युवा संवत्सर, मैंने सोचा आप लोगों को श्लोक सुना दूँ। गीता जी नहीं आज आती हैं तो यही सुना देता हूँ। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ, जहाँ सबसे पहले आपको इनके पंचांग से मिला देता हूँ। याद रखिएगा हमेशा ही ये बात कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचांग का अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है और बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनता है, इस वजह से स्पीड बढ़ा सकते हैं। भाद्रपद माह में जन्मे हैं, इस वजह से सुंदर होंगे। देखने में व्यक्ति बड़ा ही निर्मल और बड़ा अच्छा होता है और बुद्धि अच्छी होती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल कभी कभी कमज़ोर हो जाए और खुद पे भरोसा कम सा होता है। ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, ऐसा होता है। पर अगर ये ऐसी कोई बात है तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा रिस्क लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और एक साथ मल्टीपल थॉट्स क्रिएट होते हैं। मतलब उत्पादन क्षमता विचारों की बड़ी ज़्यादा होती है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति राजकुमार होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है। बहुत अच्छी बात ये होती है कि धन का आगमन व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही बड़ा सुखद तरीके से होता है। मतलब वो गलत तरीके से धन नहीं कमाएगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही धन के आगमन की स्थिति बनी रहती है, हालांकि वो बचा थोड़ा कम पाता है। संतान उत्पत्ति में बाधाएं नहीं होती, संतान से प्रेम और स्नेह बना रहता है, लेकिन इसका प्रभाव हम कुंडली को देख करके भी आगे समझेंगे। शुक्रवार के जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान और यशस्वी होता है, अनुभवी ज़्यादा और उसके पास धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, अनुभव अपनी उम्र से ज़्यादा है। और एक और भी बहुत अच्छी बात ये होती है कि उसके पास भौतिकीय जो संसाधन है उसकी कमी नहीं हो। आज मेरी बात एक दिल्ली की किसी माता जी से हुई, आप लोगों को बताऊं। उन्होंने कही बात कि दरअसल उन्होंने मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट 4 अगस्त को लिया था, पर बात उनकी आज 30 अगस्त को हुई। तो आमतौर पे इतनी वेटिंग तो नहीं है 1 महीने की, लेकिन हाँ इससे थोड़ा कम है, 5-7 दिन। मैं तो उनसे, जब हमारे यहाँ उनसे लोग पूछे कि आप कब बात करेंगे, तो उन्होंने बात कही कि मैं अपने बेटे के सामने उसकी कुंडली नहीं पूछ सकती। तो मुझे ये बात जब बताया गया तो मैंने, जब उनसे बात हुई तो पूछा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी वो नहीं मानता है। और तो मैंने उनकी कुंडली में देखी बात कि गुरु जो हैं वो नीच के शनि के साथ बैठे थे। ध्यान से समझिए, गुरु जो बैठे थे वो नीच के शनि के साथ बैठे थे और सूर्य और बुध अष्टम भाव में बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये कुतर्की है। तो बोला बिल्कुल सही बोलते हैं, अपने आगे किसी की लगाता नहीं है। मैंने कहा यही होता है। और दूसरा, गुरु के ऊपर पंचम भाव से बैठ करके राहु की दृष्टि भी थी, तो ये भी बात थी। और दरअसल उस गुरु के ऊपर से शनि की दृष्टि भी जा रही थी। तो बहुत सारी चीज़, हालांकि प्रमुखतया जो है वो गुरु और सूर्य के खराब होने का ही मैंने कहा कि ऐसा होता है और व्यक्ति जो है वो नियमबद्ध नहीं होता। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने इसे तमाचे नहीं लगाए थे? तो बोले कि वो तो नहीं है, पति जो है वो बिगाड़ रखे हैं। तो मैंने कहा ऐसे पति लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा, आपका बच्चा अगर बिगड़ेगा तो फिर वो ना तो मंदिर जाएगा और ना तो आपके पास आएगा। तो जो कहीं ना जाएगा और ना कहीं आएगा, तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति आना और जाना, क्योंकि वो बाहर निकले तो मंदिर ना जाए और घर में रहे तो आपके पास ना आए, तो जब आना और जाना दोनों बंद हो जाए तो वो कहाँ होगा? अकेले बंद कमरे में। तो क्या होगा? डिप्रेस होगा। ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। तो उसे कभी कभी
कठोरता से, कड़ाई से दवाई पिलाते रहिए। कौन सी? संस्कारों की दवाई, अपने परंपराओं की दवाई, अपने संस्कृति की दवाई, अपने पूर्वजों का जो भाव है उसको बताते रहिए। ऐसा है, ऐसा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब उसको ऐसा नहीं करेंगे। 2000 का वो लड़का है, 2000 का, मेरे भाई साहब भी 2000 के ही हैं, पर हिम्मत नहीं है कि वो कभी भी बदतमीज़ी करें। और वो डर नहीं है, वो दरअसल उनके अंदर वो चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाने की बहुत आवश्यकता है। अब उसके बाद जब बात करने लगा मैं, तो मुझे पता चला कि वो 3 बजे ब्रश करता है, 3 बजे वो ब्रश करता है। तो आपके घर के बच्चे ऐसे तो नहीं हैं? ज़रा विचार कर लीजिएगा और ज़रा पूछ लीजिएगा, अगर ऐसे हैं तो उन्हें, और ऐसे लोगों को पीटने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए घर छोड़ के भाग जाएगा। नहीं भागेगा वो, क्योंकि डरपोक है। अगर डरता नहीं तो नियम से जीता, जो डरता है वही नियम से नहीं जीता है। क्लियर है? कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि में चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास शुभग्रह के चंद्रमा का बल होगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन की जो गति होगी वो ठीक होती है, पर बचत थोड़ी कम सी होती है। कृतिका नक्षत्र बहुत बढ़िया, व्यक्ति जो ठान ले वो कर ले। ध्रुव योग में जन्मा है। वव कर्ण व्यावसायिक और क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, माया, प्रभाव, अभाव, जीवन में भाग दौड़, हाँफना, कूदना, छल देना, छलिया हो जाना, किसी के द्वारा छला जाना, और तामसिक वृत्ति, भौतिकता से चिपका हुआ हो, ये सब आपके अंदर कमजोरी है। अगर हटाना चाहें तो हटा लीजिए। ये आपकी कुंडली का पंचांग था, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बड़ा अच्छा है। और उसमें दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है। उसमें और भी अच्छी बात है कि आप कम से कम मेहनती हैं। उसमें और भी अच्छी बात है कि आपके पास कम से कम शुभ ग्रह का चंद्रमा है और ध्रुव योग में जन्मे हैं। मतलब व्यक्ति एकदम कंसंट्रेशन के साथ काम करता है और कभी भी इधर उधर की बातों में अपना वक्त नुकसान नहीं करता है। तो ये मत करिए। अब आइए आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ। आइए मैं आपको अब इनकी कुंडली के विश्लेषण पे लेके आता हूँ। सबसे पहले इनकी कुंडली का लग्न जो बना है वो बना है सिंह लग्न। और लग्न को कैसे परिभाषित किया जाता है? लग्न को परिभाषित किया जाता है राशि नाम उदयो लग्नम इत्युक्तम कोशकारकई। मतलब जो लग्न में राशि बनी है वही आपके जन्म के समय पे उदित हो रही थी। और ये आपके एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण है। ये मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। आपकी कुंडली का मालिक कौन हुआ? तो ये सूर्य हो गए। सूर्य लग्न के मालिक। वो अब ये निर्भर करेगा इस बात पे कि वो बैठे कहाँ हैं। कहीं वो 6वें 8वें या 12वें तो नहीं है, तो नहीं है तो कहाँ बैठे? तो या तो लग्न में बैठे हो, या चतुर्थ में, या सप्तम में, या दशम में, या तो नवम में, या तो पंचम में। तो इसमें कहाँ बैठे? तो लग्न में ही बैठ गए। इसका मतलब है कि लग्न ठीक है। अब कौन बैठे साथ में? तो वो बैठे बुध। तो बुध कौन है? तो धन भाव के अधिपति। इसके अतिरिक्त वो लाभ के अधिपति हैं। तो धन और लाभ के अधिपति लग्न में बैठ गए। तो लग्न का संबंध अगर कभी भी लाभ भाव और धन भाव के अधिपति से हो जाए, लग्न का संबंध जब कभी भी लाभ और धन के अधिपति से हो जाए तो इसे महाधनी, महाभाग्यशाली, आप जो भी अच्छा जोड़ना गुणना चाहते हैं कर सकते हैं। मतलब ये है। अब इसको ये पुष्ट करना आवश्यक होगा कि ये वास्तव में इतना बल इसके पास है या फिर थोड़ा कम है। तो डिग्री 5 मतलब थोड़ी कमजोरी, और बुध 16 यानी कि ये ठीक है। यानी कि धनेश और लाभेश के पास अवस्थागत बल है, लेकिन लग्नेश के पास अवस्थागत थोड़ा बल कम है। मघा नक्षत्र का है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। संसाधन और रिसोर्स का मालिक होने के बावजूद भी व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होता है। उसको अपने ऊपर भरोसा थोड़ा कम सा होता है। और उससे एक और भी कमज़ोरी वाली बात है, 11वें भाव की स्थिति में मंगल नीचाभिलाषी हो रहे हैं, जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश होकर के महाधनी योग, महाभाग्यशाली योग लगाए हैं। और नीचाभिलाषी होने के कारण अपने प्रभावों को और भाग्य भाव के प्रभावों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो आपने अध्ययन किसका किया?
लग्न का, धन का, लाभ का और भाग्य का। भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि है और वो शनि मंगल के मित्र नहीं होते, सामान्यतया समान संबंधों में होते हैं, बहुत अच्छे मित्र ना बहुत अच्छे शत्रु। तो भाग्य भाव के अधिपति मंगल के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ऐसे ही फोन पे भी बताता हूँ। तो ऐसे ये चीज़ें, शनि की दृष्टि यहाँ चली गई। अब मंगल जो है वो शनि को देख लिए, शनि जो है वो मंगल को देख लिए। मैंने सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में जब भी शनि और मंगल का योग हो जाए तो आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। थोड़े बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आप उतने ही पैसे बैंक से, लोगों से, बाजार से ले सकते हैं जहाँ तक आपको डर ना लगे। डर लगने लगे तो पलट जाइए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि निर्णय वाली जो स्थिति होगी वो मंगल ही रेगुलेट करेंगे। और आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य बुध आपको बुद्धिमान और गुणी ज्ञानी तो बनाएंगे, पर लग्न में सूर्य व्यक्ति को चिंतित भी करवाते हैं कई बार। और लग्न में बैठे होने से व्यक्ति की प्रवृत्ति बड़ी ही अत्यंत आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस वाली हो जाती है। और लाभ भाव में नीच के मंगल कभी कभी आपके लाभ को कमज़ोर करेंगे। उस पर शनि की दृष्टि और भाग्य भाव के अधिपति शनि की दृष्टि से भाग्य का बल भी कमज़ोर होगा। क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए मारकेश होते हैं शनि, और इस कुंडली के लिए खराब होते हैं। ऋण योग लगा करके दरिद्र दोष लगाए हैं, दारिद्र दोष का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? 6वें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो ऋण योग लगेगा। नीच के शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, जिनका नीच भंग बुध कर रहे हैं, पर ये दूसरी बात है। पहले पहल तो उन्होंने अपने आप को नीच किया है। तो इस वजह से यहाँ पे शनि और शुक्र का संबंध जो है, अगर आप शुक्र को देखें तो शुक्र है इस कुंडली के लिए तृतीय और दशम भाव के अधिपति। अब जरा विचार करिए, तो दशम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम और 6वें भाव के अधिपति के साथ हुआ। तो सप्तम और दशम का संबंध और 6वें का संबंध जब जन्म कुंडली के धन से होगा, मतलब व्यक्ति के करियर में और व्यक्ति के धन में, व्यक्ति के ऋण में, व्यक्ति के मेहनत में और व्यक्ति के पराक्रम के परिणाम में, इन सब में थोड़ी थोड़ी नुकसान की स्थिति बनेगी। या इनकी दशाओं में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता हो। कुछ भी ऐसा शनि की दशा हो, शनि की ढैया, 7.5 का प्रभाव, हमें बच के और सावधानी से निकालने के लिए अपने आप को पहले रिजर्व कर लेना चाहिए। उतने पैसे रख लीजिए और उतने पैसों का बजट देख लीजिए कि ऐसा मैं अगर मिनिमम रेट पे भी काम करता हूँ तो मुझे इतनी आमदनी मिल जाएगी, तब जा कर के आपको ऐसा करना। क्योंकि मंगल नीच के हैं और वो शनि से दृष्ट हैं, और शनि मंगल का संबंध कभी भी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता। टेक्निकली वो अच्छे होते हैं, साहसी बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, जोरदार बनाते हैं। उसको जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हुए, भिड़ते हुए देखा जाता है, पर परिस्थिति का निर्माण ही क्यों करना? निर्माण ही ना करें। इस वजह से इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत बड़ा घर चाहता हूँ। दरअसल बहुत तो नहीं कहा था बहुत नहीं कहा था, ये बहुत मैंने जोड़ा है। दरअसल इन्होंने लिखा है मुझे बड़ा घर चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि बड़ा घर तो चतुर्थ भाव के अधिपति नीचा विलासी है, दिक्कत होगी। उस पर राहु की दृष्टि नीच की, ये भी दिक्कत वाली बात। और इसका सुख तो चतुर्थ के सुख का भाव, इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि जो हैं वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, और बहुत अच्छे मित्र के साथ नहीं बैठे, गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का अष्टमेश भी होता है और पंचमेश भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी समस्या अवश्य होगी। इस वजह से बहुत ही स्टडी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? गुरु जो ग्रह आपकी कुंडली में दशा में आ रहे हैं, उनके पास भी बल थोड़ा कम सा है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो चाहे कितना ही वो कारक, अकारक, मारक, अकारक, सकारक, पता नहीं जो भी होता है, उसमें उसके बल की स्थिति कमज़ोर है। मैं एक एक ग्रह को डिफाइन इसलिए करता हूँ और कुंडली में ज्योतिषीय तथ्यों से लोगों को सूत्र बताने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप इस चीज़ को समझने लगेंगे एक एक ग्रहों को, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ग्रह काम करते हैं। फिर आप योगों को घटाते रहिए। अगर ग्रह के पास बल रहा तो निश्चित रूप से वो जो भी योग बनाएगा वो आपको परिणाम में दे देगा। लेकिन अगर ग्रह के पास स्वतः का बल ना रहे, अपना बल ना रहे, तो वो चाहे कितने ही योग दुर्योग बना करके बैठा हो, उसका कोई परिणाम शून्य ही हो जाता है, मिलता नहीं। इंडिपेंडेंटली अगर आप ग्रह को चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा, अन्यथा वो खाली खाली है।
तो इस वजह से तो क्या समझ में आई बात कि सूर्य और बुध तो ठीक हैं, पर मंगल थोड़े कमज़ोर और शनि भी थोड़े कमज़ोर, गुरु के पास बल थोड़ा कम है। मंगल षडबल में बलवान होंगे, क्योंकि वस्तुतः वो जन्म कुंडली में यहाँ पे ये जो राशि बनी है ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और अब जब देखेंगे तो ये पश्चिम दिशा है। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में कहाँ है? इस कुंडली के लिए वो जन्म कुंडली में बनते हैं भाग्य भाव के अधिपति और लाभ में बैठे। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में मंगल ही बनेंगे, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति, पर उनका बैठना बड़ा ही आवश्यक होगा अच्छे भाव में। पर पापक ग्रह का एकादशवें भाव में बैठना और पापक ग्रह का एकादशवें भाव में बैठ करके किसी अन्य पापक ग्रह से दृष्ट होना थोड़ी सी कमजोरी भी पैदा करेगा। कब? जब उस पर किसी अन्य एक शुभ ग्रह की दृष्टि न बने तब। क्लियर है? चंद्रमा को देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा बनते हैं 12वें के अधिपति। अब ये 12वें भाव के अधिपति जहां भी बैठेंगे उस भाव को थोड़ी सी तो कमजोरी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 12वें के अधिपति कमजोरी किसको दे रहे हैं? भाग्य भाव को। भाग्य भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि थी, तो यहाँ पे एक कमजोरी, मतलब भाग्य भाव यानी कि मंगल जो आपकी कुंडली में दो तरीके से प्रभाव, क्योंकि उसके भाव में 12वें भाव का अधिपति बैठा है। लेकिन एक सूत्र मैंने और भी बताया था, और वो ये कहा था कि 6वें, 8वें और 12वें के अधिपति भी अगर अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो वो कुछ न कुछ अच्छाई दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है, और भाव कौन सा है? ये अच्छा भाव है, ये अच्छे भाव की स्तुति है। तो यहाँ पे मेष राशि और राशि का अधिपति राशि से 3 घर आगे बैठा, पापक ग्रह है, 3 घर आगे बैठेगा, इस भाव का बल बढ़ा देगा। और इस भाव पे गौर से देखिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इस भाव के अधिपति पे पापक ग्रहों का अंबार लगा है, क्योंकि इसके ठीक आगे राहु और इस भाव के अधिपति बुध के ठीक पीछे राहु और आगे शनि। तो एकादशवें भाव के अधिपति को पाप कर्त्री लग गया, लग्न को पाप कर्त्री लग गया, और लाभ भाव के अधिपति नीचाभिलाषी हो गए, भाग्य भाव के अधिपति नीचाभिलाषी हो गए, भाग्य भाव के अधिपति नवम में बैठ गए। तो कुछ समस्याएं तो अवश्य ही रहेंगी भाग्य को लेकर के। इस वजह से हमेशा ही व्यक्ति को शिव जी की पूजा करते रहने की आवश्यकता है। भगवान नारायण और एकादशी का आरंभ जरूर कर लेना चाहिए। एकादशवें भाव की स्थिति भी आपकी कुंडली में ठीक बन रही है, प्राप्त हो जाएंगी चीज़ें। उतना बड़ा घर तो नहीं मिलेगा जितना आपने लिखा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। पर हाँ, एक बात है, मैंने एक चीज़ आपकी कुंडली में देखी है, और वो ये है, भाग्य भाव से पहले ये जन्म कुंडली के चतुर्थ के भी अधिपति होते हैं। आरंभ में तो थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है मंगल की दशा के किसी भी अंतरदशा में या प्रत्यंतर में, लेकिन अंततः वो आपको लाभ दे के जाएंगे। कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध जब एकादशवें से बनेगा और चतुर्थ भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ भाव के अधिपति को जब शनि देखेंगे तो व्यक्ति छलिया हो जाता है कई बार, और उसके मित्र कई बार उटपटांग से बनते हैं, और वो बड़ा ही पराक्रमी तेज से युक्त, मतलब बहुत नाम करने वाला। किस तरीके से? भौतिकीय दृष्टिकोण से, भौतिकता के मामले में वो बड़ा ही ऊंचे ऊंचे स्वप्न और ख्वाब देखने वाला, और बहुत ही मतलब कई बार कुछ नेचर वाइज ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है जिनका थोड़ा मतलब जैसे होता है ना, जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे मित्र ना होना, या बहुत अच्छे नेचर वाले लोगों से मित्रता ना करना। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़े कन्नी काटने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, और अपने हृदय क्षेत्र, स्वास्थ्य, फेफड़ा और संक्रामक बीमारियों से खुद को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि नवम भाव का अधिपति नीचाभिलाषी है, शनि से दृष्ट है, और किसी भी शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं है। इस कारण से विश्वव्यापक जैसे कोरोना और आदि बीमारियां जो होती हैं, जो विश्व भर में फैल करके अपना प्रभाव विकसित कर रही हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। क्लियर है? नक्षत्र पे भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में तृतीय भाव पे आता हूँ। तृतीय भाव के साथ साथ दशम भाव, इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, इस वजह से नीच के हैं, पर दशमें होकर के नीच के बैठे हैं, और दशम भाव के अधिपति पे और दशम भाव से गुरु का संबंध अगर बनेगा तो व्यक्ति का करियर ठीक रहेगा, और उसमें वो कहीं ना कहीं अपना फल करियर के लिहाज से ये कुंडली अब एक्टिव हो बहुत ज़्यादा होगी। और निश्चित रूप से आप थोड़े से 10 अगर आप लेना चाहते हैं तो 11 ले सकते हैं ऋण के मामले में। वैसे एकादशवें भाव से पहले आप जब गौर करें तो 6वें भाव के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली के इस कुंडली के लिए कारक होते हैं। पंचमें षष्ठेश का योग बहुत अच्छा नहीं होता, पर हाँ व्यक्ति को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेहनत करके इकट्ठा करना पड़ता है, और साथ ही साथ
उसको अपने रिकॉग्निशन के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप इस दौरान कभी भी आलस्य नहीं कर सकते और अपनी मेहनत चौगुनी बढ़ानी होगी, क्योंकि गुरु नीच के ग्रह के साथ बैठ करके आपके अनुभवों में कमजोरी दे सकते हैं और आपके देखने की क्षमता को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इन लोगों से भी कई बार नुकसान होते देखा जाता है। ये बात मैंने यहाँ तक बताई। अब आपकी कुंडली में मैं यहीं पे रोक करके आपको इनकी कुंडली में सबसे अच्छी 5 बातें बता देता हूँ। सबसे अच्छी 5 बातें क्या हो सकती हैं? लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, लाभ और धन के अधिपति का लग्न में बैठना, भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना, ये बहुत अच्छा होगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे होगी, चंद्रमा यहाँ सबसे ज़्यादा, चाहे कितनी भी कमज़ोरी हो, ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कारण क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं, ये देखिए कृतिका नक्षत्र है और इसके अधिपति स्वग्रही होकर के लग्नेश होकर के लग्न में बैठे, लग्न बली है व्यक्ति का। उसके बाद ये दूसरी के बाद तीसरी सबसे अच्छी बात। चौथी अच्छी बात होगी जो सामान्यतः थोड़ी कमज़ोरी के साथ, कि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव चतुर्थ भाव के अधिपति के प्रभाव में। कैसे? पंचम भाव के अधिपति जो गुरु हैं उस पे मंगल की दृष्टि यहाँ भी है और वो जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति जो हैं वो बुध लग्न में बैठ करके एक तरीके से यहाँ धन योग लगा और पंचम भाव पे भाग्य भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि पड़ रही है और वो पंचम भाव के अधिपति को भी देख रहे हैं। इसका मतलब कि पंचम भाव पे देखिए, यहाँ से पंचम भाव पे भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ी 7वीं और पंचम भाव के अधिपति गुरु के ऊपर भी मंगल की दृष्टि 4थी पड़ गई। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र और व्यक्ति का पूर्वज का संबंध और उसके पितरों का आशीर्वाद, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद, उसका प्रारब्ध और उसका कर्म दोनों कनेक्शन में है। मतलब आप जो कर रहे हैं और जो आपने पिछले जन्म में किया था, ये दोनों जुड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आप, कई बार होता है पंडित जी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ पर मुझे मिलता नहीं है, पर ये व्यक्ति ये शिकायत तो नहीं कर सकता कभी भी कि मैं करता ज़्यादा हूँ पर मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि ये दोनों का संगम होना बड़ा मजबूत होता है और ये कुंडली को अतिरिक्त बल दे देते हैं। धन भाव पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को कुटुंबजनों पे अपरिहार्य कारणों से कई बार कुछ काम अटक से जाते हैं, पर ये एक सामान्य सी बात होगी। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे व्यक्ति को कुतर्की नहीं बनने देगा और तकनीक का जानकार बनाने के साथ साथ क्रिएटिव बना देता है, जहां व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे विचार करता है और उसकी वाणी रौबदार होती है। क्योंकि गुरु और शनि शुक्र के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति का टेस्ट अलग होगा। मंगल की दृष्टि तो सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेगा और व्यक्ति शनि से प्रेरित है तो गंभीर और कम बोलेगा और गुणी बोलेगा। उसकी एजुकेशन की स्थिति बड़ी अच्छी है जो व्यक्ति को सरकार के निकट ले जाकर के खड़ा कर देती है। ऐसा तो ये चतुर्थ भाव या जो भी कहें, ऐसे मैंने बताया चतुर्थ भाव की स्थिति ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाभ योग लग रहा था। मैंने वही बात कही थी कि चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये महाभाग्यशाली योग है। इसे महाधनी योग कहते हैं, सौभाग्यशाली योग कहते हैं, अखंड सौभाग्यशाली योग कहते हैं। अगर ऐसे संबंध आपकी कुंडली में बन रहे हों तो निश्चित रूप से, अगर चंद्रमा की स्थिति भी ठीक हो और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में गुरु से षडाष्टक या सकट में नहीं होते तो ये कुंडली और भी मजबूत हो सकती थी। इस कुंडली की चौथी के बाद 5वीं सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में सप्तम और छठवें नहीं कहूँगा, सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय में बैठे हैं पंचम भाव के अधिपति के साथ, जहाँ व्यक्ति को प्रेम में डालते हैं, प्रेम वश होता है, प्रेम का मारा होता है और प्रेम से अपना जीवन जीना चाहता है। उसको भागदौड़ तो चाहिए पर मैटेरियल लेवल पे वो बड़ा ही चिपका हुआ होता है, छोड़ता नहीं है। क्योंकि सिंह का है तो एक संततिवान हो सकता है या कई बार कामुकता सिर्फ बाहर से प्रकट होती है, अंदर ही अंदर व्यक्ति को वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होने देती। मतलब कई बार दिमाग काम करना चालू रखता है पर अंग काम नहीं करते, आप समझ रहे होंगे। तो ये स्थिति बनती है। मंगल का संबंध यहाँ के लिए अच्छा, गुरु का संबंध यहाँ के लिए कमज़ोर, इस वजह से आप, लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक है। तो गुरु और मंगल का किसी को भी कन्विंस करके आप कुछ भी अपने जीवन के किसी भी प्रतियोगिता को हरा सकते हैं। आपको कभी किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप आराम से अपने ज्ञान के बल पे अपना सामान और अपनी सामग्री उठा करके किसी को भी दे सकते हैं और उसको स्थापित कर सकते हैं। आपके पास ये बल है।
मंगल के उच्च का प्रभाव जन्म कुंडली के 6वें भाव पे होना और गुरु की दृष्टि, गुरु का शनि के साथ बैठना, दशम भाव पे गुरु का प्रभाव, ये कई तरीके से आपकी कुंडली को यथोचित और निश्चित रूप से करियर के मामले में बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बना रहे हैं। सरकार और सरकारी संपत्ति, सरकार और सरकार का लाभ, पिता और पिता की संपत्ति, पिता और पिता का लाभ। आपकी कुंडली में धन भाव में थोड़ी कमजोरी भी है। नीच के शुक्र अगर नहीं होते, मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो नीच भंग है, हालांकि कहना ही चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र जो है वो अगर नीच के हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो गौर करिए तो तीसरे भाव के अधिपति का संबंध 6वें भाव के अधिपति के साथ हुआ है। और सप्तमेश जो है वो जन्म कुंडली में जो शनि पापक ग्रह हैं वो तीसरे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। तो शुक्र शनि मित्र होते हैं, पर वस्तुतः वहाँ पे वो मेहनत करवा करके तब जाकर के व्यक्ति को मुकाम हासिल करवाते हैं, ऐसा होता है। और कई बार उसके संपत्ति में कई लोग खड़ा हो जाते हैं हक मांगने के लिए, या कई बार आपको उससे थोड़ी दूर जाकर के स्थापित होने की स्थिति बनती है। ऐसा अगर हो रहा होगा तो आप विचार कर लेना चाहिए। पर वहाँ पे तीनों ही ग्रह बड़े अच्छे बैठे हैं, नक्षत्र के हिसाब से हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा भाग्य भाव में, इन तीनों के हिसाब से बल है और इसमें कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य के पास और चंद्रमा के पास पहले ही बल है। सूर्य थोड़े कमजोर है मघा नक्षत्र के कारण, वो आपको डिप्लोमेट बना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे विचार करने वाला बना रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं, स्किल दे रहे हैं वो, और दरअसल वो आपको बहुत ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। अनुभव, कोशिश ये उनकी है कि मैं जातक को जितना ज़्यादा सिखा सकूँ, और चंद्रमा के पास ये है कि मैं जितना ज़्यादा व्यक्ति को धार्मिक बना सकूं। शुक्र के पास ये है कि मैं जितना ज़्यादा उसको सोबर बना सकूं, जितना ज़्यादा हो सके उसे कोमल बना सकूं। शनि के पास ये है नक्षत्र का बल कि वो व्यक्ति को इमोशनल अटैच करता है और साथ ही साथ उसको गंभीर और कई बार धन को संजोने में मशक्कत करवाता है। गुरु के पास ये बल है कि वो मशक्कत इसमें इस बात को लेकर के हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं अष्टमेश हूँ तो मुझे व्यक्ति के नेचर को भी फॉलो करना है और व्यक्ति को गंभीर भी बनाना है, उसके एजुकेशन पे भी काम करना है। और मैं दरअसल एक ऐसे ग्रह के साथ बैठा हूँ जो मंद है तो मेरे प्रभावों को मंद भी कर रहा है कि नहीं बात। और दरअसल गुरु शुक्र के साथ बैठ करके द्वितीय भाव में, गुरु कौन है? पंचमेश, तृतीयेश के साथ बैठे, तो पंचम भाव के अधिपति दुह स्थान के अधिपति के साथ बैठेंगे तो प्रभाव शून्य हो जाए या कमजोर हो जाए या कम हो जाए, लेकिन वो प्रभाव फिर से वापस आएगा एनर्जी के साथ, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। क्लियर है? तो ऐसे ये चीजें काम करती है। डिग्री के हिसाब से तीनों ही ग्रह 10, 13 और 16 के हैं, तो कमजोर तो कोई भी नहीं कहूँगा, सब आगे ही बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सारे मध्य में ही हैं। गुरु भी मध्य में है, शनि भी मध्य में है, शुक्र भी मध्य में है, कोई न तो नीचे है न तो कोई ऊपर है, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो तीनों के पास बल है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। एक बात और भी है कि इस कुंडली में आपको खुद का कारोबार ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहे। अगर आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से खाने पीने की सामग्री और स्टेशनरी और होटल वगैरह का कारोबार, कोई बड़ा गंभीर काम जिसमें आप बैठे रहें और आपके अंडर में 2-4 लोग काम करते रहें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया है और सूर्य से 10वां भाव थोड़ा कमज़ोर है शुक्र का, क्योंकि उस भाव के अधिपति नीच के हैं। चंद्रमा से 10वें भाव के अधिपति जो है वो शनि, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कम से कम वो शनि मंगल के प्रभाव से युक्त है, मंगल के प्रभाव से है, तो थोड़ी कमजोरी वहाँ भी है। इस वजह से 10वां भाव ठीक बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रमा और गुरु, इन दोनों से संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। दूध, दही, फल आदि, खाने पीने की सामग्री, अनाज वगैरह का भी कारोबार कर सकते हैं। गंभीर कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। क्लियर है? तो अच्छी चीज़ मैं बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप करके बता रहा हूँ और अलग अलग भी हैं, दरअसल कोई किसी से मैच नहीं है किसी का। अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने ये बात क्यों कही कि व्यक्ति को स्वयं का कारोबार करना चाहिए? इसके लिए मैंने सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के जब 10वें भाव के अधिपति का संबंध तृतीय भाव से हो जाए या 7वें भाव के अधिपति का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए। ये देखिए, शुक्र तृतीय भाव के अधिपति हैं, दूसरे में बैठे हैं, दशमेश भी होते हैं, और 7वें के अधिपति हैं, द्वितीय में बैठे हैं, 10वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। अपने भाव से चतुर्थ भाव, दोनों ही भाव मृतप्राय नहीं हैं, मतलब मित्र होते हैं, मृतप्राय नहीं, मित्र होते हैं दोनों। इस भाव के अधिपति शुक्र और इस भाव के अधिपति शनि, ये दोनों मित्र हैं और एक साथ बैठ गए धन में। मतलब व्यक्ति का रोजगार, क्योंकि ये व्यापार का भाव है, और ये व्यक्ति का करियर, ये दोनों एक साथ धन भाव में बैठे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति व्यापार से धन अच्छा कमा लेगा और वो कर सकता है। दूसरी बात है क्यों?
क्योंकि गुरु यहाँ भी जन्म कुंडली में कन्या के बैठे हैं, या भाव यही है। नवमांश कुंडली में भी गुरु वहीं बैठे हैं, और शनि भी जो है वो वर्गोत्तम है और गुरु भी वर्गोत्तम है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और साथ ही साथ उसका व्यापार, ये उन दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ पैरेलली आगे बढ़ेगा। कैसे? जैसे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना नीचे जा रहे थे और अमिताभ बच्चन ऊपर जा रहे थे, ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक साथ आगे बढ़ती हैं, पर एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। क्लियर है? ऐसी चीज़ें। तो ये आपकी कुंडली में ये बात बनी। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो चंद्रमा का भाग्य भाव में बैठना। भले आप लोग उसको 12वें के अधिपति होकर के कहें ऐसा, पर व्यक्ति बुद्धिमान है, यशस्वी है, गुणकारी है, ज्ञानी है, पर वो अपने मन का करने वाला है। और कई बार इनके जो निकटस्थ लोग हैं उनको ये शिकायत रहेगी कि कभी पूछते नहीं हैं, अपने ही मन से सारा चीज़ कर लेते हैं, और कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, कभी ये नहीं पूछा कि लोगों को, मतलब मेरे जो घर के सदस्य हैं उनको क्या चाहिए। ऐसे केयरफुल है, लेकिन ये चीज़ और भी बढ़ाई जा सकती है। लग्न में सूर्य बुध उसको किसी की सुनने नहीं देते। लग्न में सूर्य व्यक्ति को नेत्रों से, पेट से, दांतों से, बालों से आदि आदि समस्याओं से परेशान करते हैं। केतु उन्हें जो है वो एक्सपीरियंस गेन कराना चाहते हैं। राहु उनका खर्च और उनके मानसिक स्टेबिलिटी को अनियंत्रित या कमज़ोर करना चाहता है। दरअसल वही आपके माता के स्वास्थ्य को भी परेशान कर रहा है, और वही आपको कई बार बेवजह की यात्राओं में भी उलझा करके रखना चाहता है। ये सिंह लग्न स्थिर लग्न है, और केंद्र में जितनी भी राशियां बनी हैं ये सब स्थिर हैं। वस्तुतः वायु तत्व यहाँ, भूमि तत्व यहाँ, ये भूमि तत्व और ये जल तत्व। तत्वतः तो ये सारे ग्रह भावों का मिक्सअप हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि ये कुंभ राशि, ये वृषभ राशि स्थिर, यहाँ स्थिर राशि, यहाँ पे जल तत्व की राशि। लेकिन जो राशियां बनी हैं, सिंह राशि, वृषभ राशि, सब स्थिर राशियां हैं तत्वतः। और ये जो राशि है, ये केंद्र में जितनी भी राशियां बनी हैं, ये क्या कहती हैं कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, पर व्यक्ति फिर भी अगर धन कमाना चाहता है तो पूर्व दिशा की तरफ जा सकता है अपने जन्म स्थान से, या अपने जन्म स्थान पर भी टिक करके काम कर सकता है। अब मैं आपको नक्षत्रों पे लेके आता हूँ। सूर्य मघा के हैं, और मैं समझता हूँ कि केतु का प्रभाव उन पे नहीं है, और केतु जो है वो उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, और नक्षत्र का परिवर्तन, नवांश कुंडली में भी केतु का प्रभाव ठीक है, तटस्थतया वो अच्छे बन रहे हैं। और नक्षत्र के परिवर्तन के कारण व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होने के कारण उसको बहुत, कई बार दूर बैठी चिड़िया भी बहुत आसानी से दिख जाती है। चिड़िया भौतिकता के दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा, भौतिकीय लक्षणों से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाएं कई बार व्यक्ति को पहले से पता चल जाती हैं, और वो कई बार अपने अंगों के फड़कने से, कई बार स्वप्न के माध्यम से, कई बार बहुत सारी चीज़ें वो बोल जाता है जो बाद में घटित हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें केतु और सूर्य का प्रभाव ऐसा दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को छोटी छोटी चमड़े पे, स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति के पास कर्म क्षेत्र का अनुभव है, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि प्लेटफॉर्म कई बार कम मिलता है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, अब आपको मैं इनकी कुंडली में मैं नक्षत्र पे था, मंगल के नक्षत्र पे आते हैं। मंगल इनकी कुंडली में ढलान की तरफ है, मतलब अब वो अंतिम स्थिति में है, अब कर्क का वो परिणाम देने वाले हैं। ऐसी अवस्था में दे नहीं रहे, पर 29 डिग्री के हैं, इस वजह से वो थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। अब होगा क्या कि भाग्य भाव का प्रभाव तो आपको मैंने समझाया कि वो थोड़ा कमजोर होगा शनि से दृष्ट होने के कारण, लेकिन मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु देखिए हस्त के, दोनों ही। अब जब पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति गुरु इस कुंडली के लिए धन देंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र के बाद गुरु जो है वो हस्त के, जिसके चंद्रमा पहले से ही व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि मंगल के पास व्यक्ति को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो लाभ दे, भाग्य का बल दे, आशीर्वाद दे, संतान दे, सुख दे, चीज़ें जो वो चाहता है वो दे, ऊर्जा दे, महत्वाकांक्षा, और कई तरीके से धन कमाने का क्षेत्र विकसित करके दे, और उसके साथ साथ वो उसको प्रैक्टिकल ज्ञान दे देता है, और कई बार वो दुनिया के हिसाब से कैसे जीवन में चलाना है, चलना है, ये ज्ञान उसको मंगल दे देते हैं। धर्म का बोध करा देते हैं और व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं। क्लियर है?
बुध जो हैं आपकी कुंडली में, वो जिस स्थिति में बैठे हैं, अस्त नहीं होते तो और भी ज़्यादा वो अच्छे हो जाते। हालांकि वो आपकी कुंडली में फिर भी लाभ का परिणाम थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ देते दिखेंगे। और बुध आपको एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे। आपको ये बात पता चलेगी कि मुझे कब कौन सा उत्तर देना है और किससे कैसे काम निकलवाना है। सबके लिए व्यक्ति एक जैसा पहले से होता है, पर उसके निकट बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल ही सन्निकट होते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो अपने, एक तरीके से अगर मैं कहूँगा तो धन का लाभ है, पैतृक संपत्ति का लाभ है, पिता का धन, पिता के जैसा, उसकी वाणी बड़ी अच्छी और बड़े ही कोमल स्वभाव को पकड़ने वाली होती है। एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं व्यापार में शुक्र का संबंध भी बनेगा। तो अगर आप चाहें तो मिष्ठान भंडार से भी चीज़ें विचार कर सकते हैं। वैसे इस पे बात जो है वो कर लेने की आवश्यकता जरूर होती है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में ठीक है, अगर वो चंद्रमा से षडाष्टक में नहीं होते तो ये कुंडली और भी ज़्यादा मजबूत और प्रगल्भ हो जाती, पर वो षडाष्टक में है और चंद्रमा और मंगल का संबंध तृतीय एकादशवें का साहसी बना रहा है व्यक्ति को। गुरु और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में व्यक्ति को सुखदायक बना रहा है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना महाधनी योग बनाएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना अच्छी बात होगी। उसके बाद जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम अपने भाव से 4 घर पीछे पर केंद्र में बैठने के कारण शुभग्रह होकर के यह अच्छी बात होगी। यहाँ से इस भाव का अधिपति केंद्र में, देखिए शुभग्रह का अपने भाव से केंद्र में जाना अच्छा है, शुभग्रह का अपने भाव से केंद्र में जाना अच्छा है, 4 घर आगे पीछे। पापक ग्रह का अपने भाव से 3 घर आगे जाना अच्छा होता है, यह अच्छी बात है। लग्न के अधिपति का लग्न में किसी भी तरीके से बैठना अच्छा होता है। धन भाव के अधिपति का केंद्र में आना अच्छा होता है। दशम भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ या शुभग्रह का अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण में जाना अच्छा होता है, शुक्र। सप्तम भाव के अधिपति का षडाष्टक में जाना व्यापार में कभी कभी दिलचस्पी कम या सस्टेनेबिलिटी कमजोर करते हैं। धन का आय व्यय बना रहे पर व्यय ज़्यादा होता रहे राहु के कारण, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पे है। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि से प्रभावित तो नहीं है, पर मंगल जो जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए चतुर्थेश होते हैं, उस पे शनि के संबंध से व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन आदि आदि चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। ये बहुत बड़ा सवाल आज के समय के लिए नहीं है। तो ये बात गुरु की थी। शुक्र जन्म कुंडली में ठीक है, शनि ठीक है, राहु आपकी कुंडली के लिए अगर चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में नहीं होते, ध्यान रखिए राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति त्रिकोण में है, उससे केंद्र में है। और राहु के ऊपर आप जब देखेंगे तो मंगल और बुध का, मंगल और सूर्य का प्रभाव होगा। इसे पापकर्त्री नहीं कहा जाएगा, पर एकादशवें भाव के अधिपति का 12वें भाव के अधिपति का नवम में आना भाग्य भंग योग भी लगाएगा। हाँ, इस वजह से अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान, इस वजह से अपने व्यय पे नियंत्रण, इस वजह से बजट बना करके चलने का नियम, इस वजह से अपने आप को नियमित करने का आयाम स्थापित करिए। इस वजह से कभी भी व्यय करने से पहले अपने जेब को टटोलिए और दूसरों के इमोशन में बह करके अपना धन कभी भी खर्च ना करिए। दूसरे के जिम्मेदारी को कई बार अपने भार स्वरूप ले करके अपना भार ना बढ़ाइए। आज को मैं एक बात और भी बता दूं, इस कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं, मतलब व्यक्ति के पास गूढ़ ज्ञान और रहस्यमयी चिंता और व्यक्ति के पास डीप थॉट बहुत अच्छा है, वो सोचता बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने किसी भी परेशानी को ज्ञान के बल पे ही खत्म करेगा, अनुभव के बल पे ही खत्म करेगा। उसको लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके पास ऐसे लोगों का बल होगा जो खाली फोन कर दें, खाली बोल दें, हेलो बोल दें तो उसका काम हो जाए। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों से अपनी पहचान को बढ़ाने की आवश्यकता है। दशम भाव के अधिपति नीच के हैं, कर्म क्षेत्र थोड़ा बहुत परेशान है, इस वजह से कर्म को लेकर के व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। कारण क्योंकि कर्म क्षेत्र पे आगे मंगल के बैठने से तो ये भाव तो ठीक होगा, पर इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, गुरु हैं इस वजह से। लेकिन वो अष्टमेश होकर के भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत सफोकेशन में ये भाव चला जाएगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे बहुत अच्छी होगी, पर वो शत्रु की राशि है या सामान्य ग्रह की राशि है शनि के लिए, इस वजह से थोड़ी बहुत मशक्कत माता के स्वास्थ्य और माता के सुख में देखने को मिल जाती है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए राशि के लिए तो अच्छी है, पर ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर जीवन में जहाँ भी समस्या आई होगी, इस कुंडली के लिए एक कारक, एकमात्र कारण ये बनेगा कि मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। जहाँ तक मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के लिए पिसवाना नहीं है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, स्थिर रहिए, चिंता ज़्यादा ना करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए और जितना ज़्यादा हो सके खुश रखिए, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में नाखुशी पैदा करते हैं और लग्न में सूर्य दुखी पैदा करते हैं, दुख देते हैं व्यक्ति को। कोई ना कोई दुख उसके जीवन में हमेशा रहता है, कोई ना कोई शूल हमेशा ही सीने में धंसा रहता है। लग्न में बुध व्यक्ति को कारक और बुद्धिमान और यशस्वी और ज्ञानी और प्रणेता और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें देने वाले होते हैं। भाग्य भाव के चंद्रमा बड़े ही सुलभ और बड़े ही मुक्त बना देते हैं, व्यक्ति को धार्मिकता से बहुत ही आगे ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। क्लियर है? अब आपको मैं बाकी की चीज़ें आज ही शुक्रवार का तो ये कार्यक्रम रहा, शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।